हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और शासन की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उन क्लासों के अंदर हमारा जो टॉपिक था आज़ादी के बाद जो राजनीतिक इलेक्शन है हम उनकी बात करते हैं, जिसमें लोकसभा के जो इलेक्शन है और कार्यकाल है हम उनकी बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे जो हमने जो लोकसभा का जो प्रथम इलेक्शन है, सेकेंड और थर्ड, इन तीन की बात की थी, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जो कहानी के रूप में और थोड़ा डेटा दोनों को मिक्स करके हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को बता रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि आजादी के बाद में लोकसभा और उसमें जो फोर्थ लोकसभा इलेक्शन है उसका जो टाइम काल है उसके लेकर बात करेंगे कि इस दौरान क्या क्या घटना हुई है, उनको लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल के अंदर जो हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक को जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ली हुई है और थोड़ी चीजें डिटेल से भी ली हुई है। क्योंकि हम लोग अगर मान लेते हैं कि केवल अगर डेटा फैक्ट पढ़ेंगे तो वो थोड़ा इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी हमको साथ में रखनी है। क्योंकि हर एक फैक्ट के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के पीछे जो फैक्ट छुपा हुआ है हम उन चीजों को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और यही जो कनेक्टिविटी है हमको क्या करेंगी, उन चीजों के लिए हमको जो नया सीखना है या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए कुछ चीजें माइनर पॉइंट जो ध्यान में रखना होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बात आगे। यूट्यूब पर हमारी क्लासें हैं और आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर हमारा जो ये जो क्लासें हैं इनका सेगमेंट चल रहा है कंटिन्यू, आप इसको देख सकते हैं। और अगर कभी गैप भी लग जाता है तो उसमें ये किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि कंटेंट करने में टाइम लग जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी एकेडमी है इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंट्राएस एकेडमी। और यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, इसके अलावा यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसके अलावा और एक्सेट्रा जो अन्य जो एंट्रेंस एग्जाम है इन सभी के यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पे जाके इंट्राएस एकेडमी के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे और आपकी व्यवस्था जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। फिर भी आपको किंतु परंतु कुछ दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पे करेंगे, इस नंबर पे आप क्या करेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं आगे। भारत का चौथा इलेक्शन है, इसको लेके बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले भारत का चौथा आम चुनाव, ठीक है, फॉर जनरल इलेक्शंस, ठीक है, इनको लेके बात करेंगे। फिर बाद में चुनाव के समय और जो टाइमलाइन है उसका, जो आप देखते हैं कि जो चुनाव वर्ष है वो कब है, 1967, ठीक है। आप इसमें देखते हैं कि जो चुनाव कब से कब तक है कि 17 फरवरी 1967 से लेके 21 फरवरी 1967 तक, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि फोर्थ जो लोकसभा इलेक्शन है उसका कार्यकाल कब से कब तक है, 17 फरवरी 1967 से 21 फरवरी 1967 तक, ठीक है। चौथी लोकसभा है, ठीक है, और इसमें लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, 520। कई बार कई जगह दो सीटों को कम ज्यादा दिखाया गया, 518 के लगभग, तो आप कंफ्यूजन मत होना इस चीज के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं जो चुनाव परिणाम था इसका, उसमें क्या क्या चीजें, कौन जीतता है कौन हारता है, उन चीजों को लेके। तो ये है विजेता पार्टी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन पहली बार कांग्रेस को कमजोर बहुमत मिला, ठीक है। सीटों का विवरण पढ़ते हैं कि कांग्रेस को 283 सीटें मिली, ठीक है। अन्य सभी दलों को मिली संयुक्त विपक्ष में 237 सीटें, ठीक है। कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया 261 सीट और इसमें थोड़ा अधिक सीटें पाकर उसने क्या किया, सरकार बना ली। प्रमुख विपक्षी दल में कौन था, भारतीय जनसंघ, ठीक है, और संयुक्त सोशल पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, सीपीआईएम
और विशेष बात यह है कि यह पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस कई राज्यों में जो सत्ता है उसे बाहर हो चुकी। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। कार्यकाल पहली बार प्रधानमंत्री बनी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। कार्यकाल 70 तक है, लेकिन इसके बीच में कई सारी घटनाएं होती है। ये अंतिम कार्यकाल बताया गया। ठीक है, कहां तक थी। ठीक है, बाकी 1966 से ये व्यवस्था चल रही है। ठीक, पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो जीत कर क्या करती है, अपना प्रधानमंत्री चुनती है। राष्ट्रपति की बात करते हैं कि उस कार्यकाल में जो चौथी लोकसभा है उसमें ये राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ध्यान रखना भाई। ठीक है। दूसरा, कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 13 मई 1967 से 3 मई 1969। यह कार्यकाल है जाकिर हुसैन का, जो राष्ट्रपति है। ठीक है, चौथी लोकसभा के अंदर। ठीक है। और इसमें मेन बात क्या है कि कार्यकाल के दौरान इनका निधन हुआ है। अब वो पूछ सकता है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? वीवी गिरी। ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से कब था? 13 मई 1967 से 20 जुलाई 1969 तक। ध्यान रखना भाई। ठीक है। और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ये बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है कि अगर मान लो कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश से अपना पद त्याग कर दे, दूसरा, या फिर राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी कारणवश से क्या हो, खाली हो, तो उस जगह क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में वहां पर काम करता है। ठीक है, ताकि वो जो कार्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा से जुड़े कुछ पद हैं उनको देखते हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और प्रोटेम स्पीकर है। उनको प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं कि जो पहले देखते हैं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है उसको। तो जब कोई नवनिर्वाचित, अगर मान लो कि जो सरकार बनती है या लोकसभा जो सदन है, इसमें पहली बार जब लोग चुनकर आते हैं तो इससे क्या होता है कि जो जितने मेंबर हैं उनको पहले शपथ दिलानी होती है। लेकिन उनको शपथ दिलाएं तो शपथ तो दिलाता है जो प्रोटेम स्पीकर है, लेकिन वो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन होता है? तो उसी सदन के अंदर से एक मेंबर, जिसको जो राष्ट्रपति है उसकी व्यवस्था के तहत क्या किया गया होता है, उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। और उसके बाद में वो क्या करता है कि जो अन्य जो सदस्य हैं जितने भी, उन सबको क्या करता है, वो शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। और जैसे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इनको दोबारा शपथ नहीं लेते ये इन पोस्टों पे, क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, मतलब लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं उसके तहत ही इनको क्या होता है कि शपथ एक बार दिलवा दी जाती है प्रोटेम स्पीकर के तहत। और जैसे इनकी शपथ होती है उनके बाद में डायरेक्ट इनको क्या होता है, अपना कार्यभार संभालना होता है। तब तक क्या होता है कि जो पहले तक जो लोकसभा अध्यक्ष है वो बने रहते हैं। ठीक है। और जैसे प्रोटेम स्पीकर आते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं, इनके बाद में ये वापस से जो नए लोकसभा अध्यक्ष हैं इनके तौर पर कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष तो कौन थे? चौथी में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? 1967 से 1969। ठीक है। फिर उपाध्यक्ष की, डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो ये है गुलाम लक्ष्मणन। ठीक है। कार्यकाल 1967 से 1969। प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। इस बात का ध्यान रखना कि यहां प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन से में? चौथे लोकसभा इलेक्शन में। ध्यान रखना भाई। ठीक है। भूमिका क्या है कि नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फिर है राज्यसभा से जुड़े कुछ पद। जैसे राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन होता है, और ठीक है, एक वाइस चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वही जो, ध्यान रखना भाई, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है। और अगर मान लो कि जो राज्यसभा का सभापति है और वो अगर जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो रहता ही है, अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए अगर मान लो काम करता है,
कार्यवाहक के रूप में। तो उस समय जो राज्यसभा का जो सीट है वो वहां पर क्या होती है, खाली होती है। तो उनकी जगह पर जो राज्यसभा का उपसभापति है वो वहां पर क्या करता है, प्रधान सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होने के कारण। ठीक है, राज्यसभा का जो उपसभापति है, ठीक है, उसकी बात करते हैं तो कौन थे, वीवी गिरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विपक्ष के नेता। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, इसमें कुछ था क्या कि चौथी लोकसभा में आधिकारिक तौर पर कोई विपक्ष का नेता नहीं था। कारण किसी एक विपक्षी दल को लोकसभा की 10% सीटें, ठीक है, ध्यान रखना भाई, जिस समय लोकसभा की जो सीटें होती है उसका 10%, अगर 500 मान लो कि 50 सीटें हैं तो 55 सीट होगी, 520 सीट है तो 52 सीट होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, 500 सीट होगी तो फिर बाद में 50 सीटें होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको वो जो मैक्सिमम सीट है उसका ध्यान रखना, उसके हिसाब से यहां 52 सीट नहीं मिली। ठीक है, चौथे के अंदर आधिकारिक मान्यता का मिली 1969 में। ठीक है, फिर है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य क्या है, यह चुनाव कांग्रेस के वर्चस्व के पतन की शुरुआत माना जाता है। चौथा लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, कई राज्यों में संयुक्त विधान दल, ठीक है, की सरकारें बनती है यहां। ठीक है, इंदिरा गांधी का यह पहला लोकसभा चुनाव बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे। जो समरी है वो देख लेते हैं संक्षेप में। 1967 का चौथा आम चुनाव कांग्रेस के लिए चेतावनी था, क्योंकि केंद्र में सत्ता बना रही है। दूसरा, लेकिन ये देश की राजनीति में विपक्ष को मजबूत हो क्या कर रहा है, यहां पर उभार मिल रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि चौथा आम चुनाव जो 1967 है, इसमें इंदिरा गांधी युग की शुरुआत होती है पहला, और राज्यों पर जो कांग्रेस है इसमें क्या होता है कि इनकी जो पकड़ है उनके अंदर कमजोर जो दिखाई देता हूं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने में तो सफल हो जाती है, लेकिन राज्यों पर उसकी जो पकड़ है वो क्या होती है, कमजोर होती जाती है। हालांकि इसके साथ ही देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के युग की शुरुआत भी है माना जाती है। तो अगर पूछा जाए कि जो पहली बार प्रधानमंत्री किस लोकसभा इलेक्शन के अंदर है, तो चौथी के अंदर। ठीक है, और श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, फिर है इंदिरा गांधी युग की शुरुआत नई दिल्ली के अंदर, और 1967 का चौथा आम चुनाव भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ, और चुनाव बाद कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले क्या हुआ, फीका रहा। आम चुनाव के साथ ही होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भी तो जो कांग्रेस है उसको तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि 6 राज्य उससे क्या हुआ, छीन लिए गए। और यह चुनाव इंदिरा गांधी युग की शुरुआत भी जो है ये मानी जाती है। इंदिरा गांधी अपने दिवंगत जो पति है फिरोज खान की सीट थी, कौन सी, रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़ी, और उसने वहां पे क्या हुआ, जीत हासिल की। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो स्टेटमेंट में दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो एग्जाम होती है पहले, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का देखो, फर्स्ट ग्रेड का देखो, या फिर आप देखते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका भी एग्जाम लगता है, तो यहां से वो चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो रायबरेली से वो पहली बार सीट क्या होती है, जीतती है, कौन, इंदिरा गांधी। और उससे पहले कौन जीता, वहां सीट पे कौन लड़ता था, फिरोज खान। ठीक है, और जीत हासिल की, चुनाव बाद यह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। ठीक है, क्या है कि तीसरी लोकसभा का कार्यकाल जो है, ठीक है, हम लोग चौथी की बात कर रहे थे लेकिन तीसरी की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न की कमी। ठीक है, तीसरी में क्या क्या घटनाएं हुई, तीसरी लोकसभा का कार्यकाल में युद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1962 का जो युद्ध हुआ इंडिया चाइना का, फिर 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर बाद में कई सारी घटनाएं होगी। लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद के अंदर आप देखते हैं कि उनका दौरा, और उसके बाद में उनकी मृत्यु, तो कई सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ खाद्यान्न की कमी हुई, और फिर आप देखते हैं कि यहाँ जो हरित क्रांति का जो दौर है वो यहाँ देखने को मिलता है। सामाजिक तनाव और राजनीतिक उथल पुथल के तौर पे यहाँ पर याद किया जाता है। फिर 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में, हिंदी चीनी भाई भाई का जो राग था वो छिन भिन हो गया। फिर इसके अलावा 1965 की भारत पाकिस्तान जंग हो चुकी। भारत चीन युद्ध के सदमे से बीमार नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1964 में देहांत हो गया उनका, और 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। देखो बैक टू बैक घटनाएं घट रही है। हिंदुस्तान 1962 से 1966 के बीच रही
चार प्रधानमंत्रियों का गवाह बन चुका है। 1962 से 1966 के बीच में चार प्रधानमंत्री, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बाद में कौन आए थे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, गुलजारी लाल नंदा 2 बार, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद में इंदिरा गांधी, ठीक है। ये 4 लोग हो गए, नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक है। ध्यान रखना भाई, स्टेटमेंट में दे सकता है। 14 लोकसभा चुनाव 1967, कुल सीटें 520, कई जगह को 518 भी मिलती है, और बहुमत के लिए 261, ठीक है। किसको कितनी सीट मिली तो आप देख सकते हैं, तो जो कांग्रेस है उसको कितनी सीट मिली, 283 सीट मिली, और वोट शेयर कितना रहा, 40.78। फिर है स्वतंत्र पार्टी, इसको 44 सीटें मिली, 8.67 जो है वो आप देखते हैं, तो यहाँ पर इनको परसेंटेज मिलता है। फिर भारतीय जनसंघ, इसको 35 सीटें मिलती है, 9.31% इसको वोट मिलता है, आप देख सकते हैं। फिर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें 23 सीटें हैं, और इसमें 5.11% इसको वोट मिलता है। फिर आप संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, आप इसको देखते हैं, 23 सीटें और 4.92। इनका क्रम पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना कि चौथे लोकसभा चुनाव के अंदर जो जीतने का जो क्रम है, या आरोही या अवरोही, या फिर कुछ आगे पीछे करके दे सकता है, आप इस बात का ध्यान रखें। सामाजिक, आर्थिक और जो सामाजिक मोर्चे हैं उन पर कुछ झगड़ा होता है, उनको लेके देखते हैं क्या वाद विवाद चलता है कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है सीपीआई का 1964 के अंदर विभाजन हो चुका। ध्यान रखना भाई ये स्टेटमेंट कि सीपीआई का 1964 में विभाजन हो चुका, और वही कांग्रेस के भीतर अंदरूनी घमासान मच गया। जबलपुर और राउरकेला में देश के विभाजन के बाद के सबसे भीषण जो सांप्रदायिक दंगे हुए, ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। और 1965 के जन्म में पाकिस्तान का साथ पक्ष लेने वाले पश्चिमी जगत ने, जो ध्यान रखना यूरोपीय कंट्रियों की बात की जा रही है, भारत को मदद देने से क्या की, उन्होंने रोक लगा दी, क्योंकि एक कैपिटलिज्म का जो आप देखते हैं यूएसएसआर प्लस जो अमेरिका का जो व्यवस्था है वो दोनों में, एक कैपिटलिज्म का और एक जो मार्क्सवादी विचारधारा, दोनों के बीच में, ठीक है। यूएसएसआर एक तरफ, अमेरिका और पश्चिमी जो कंट्री है उनकी बात, तो दोनों अपोजिशन में थे। हम लोग जब इसका इतिहास और पढ़ेंगे तो आपको जिस तरीके से पता चलेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आप देखते हैं कि दोनों के पक्ष में, क्यों भारत क्या है कि जो गुटनिरपेक्ष जो नीति थी आप देखते हैं, और एक जैसे आप देखते हैं जो गुजरात डॉक्ट्रिन आता है ना, और ऐसे कई सारे जो प्रिंसिपल्स है भारत की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है कि भारत किसी भी पक्ष में नहीं जा सकता, ना ही तो अमेरिका के पक्ष में, ना ही यूएसएसआर के पक्ष में। और इसमें आप देखते हैं तो इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिसकी वजह से दोनों के पक्ष में नहीं जा पाया, और आजादी के बाद में जो भारत की स्थिति थी और इन्होंने कैसे भारत के लिए जो रोक टोक की, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि जब भारत में काफी सारे संकट आए उनके दौरान आप देखते हैं 1971 के बाद देखते हैं तो रशिया ने हमारी मदद की उस समय। लेकिन हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पॉलिटिकल हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर इंटरनेशनल लड़ा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, फिर इसमें तो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा सारी चीजें। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, सीधी सी बात है, कारण क्योंकि बैक टू बैक झगड़ा चल रहा है। फिर बाद में क्योंकि आप देखते हैं तो आप कई सारे कंट्रियों को देखते हैं तो जब वो डेवलप हो रहे हैं तो उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ है आपस में, जब वो झगड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपनी डेवलपमेंट में प्रोग्रेस की। लेकिन भारत के देखो, भारत पहले तो आजादी के समय ही झगड़ा हो गया, फिर बाद में बैक टू बैक झगड़ा 1962 1965 आप देखते हैं बैक टू बैक घटनाएं चल रही है, ठीक है। और एक पक्ष को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को तो यहाँ पर जो है वो आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन भारत के पक्ष में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कई सारे आधार है, जब हम ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें चीजें समझ में आएगी हमको कि आप देखते हैं कि जो भारत को, क्योंकि पूंजीवादी और जो साम्यवादी व्यवस्था है दोनों के आधार को देखते हैं कि कैपिटलिज्म को जो साम्यवादी कंट्री है, क्योंकि भारत यूरोपीय जो कंट्री है उनको छोड़ दीजिए, बाकी एशिया की जो कंट्री है मिडिल ईस्ट वगैरह इधर, और भारत की तरफ देखेंगे तो ये जो पूरा जोन है ये किससे ग्रसित होता जा रहा है, ये धीरे धीरे यूएसएसआर की चपेट में आ रहा है। आप देखते हैं, इसलिए आप देखते हैं वियतनाम का जो युद्ध, आप देख लीजिए कोई भी घटना, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम पार्ट फर्स्ट और सेकंड, मतलब नॉर्थ और साउथ का, फिर आप देखिए जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, ये जितने कंट्री आसपास में जो घूम रहे हैं इन दोनों के बीच में इसी चीज को लेकर है। अब अमेरिका को 2 अड्डे चाहिए, यहाँ पर एक चाहिए था, यहाँ पर आपको पता है तो भारतीय पड़ोस में कौन चाहिए था जो रशिया के टच में हो, तो यहाँ नीचे तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के पास में आप देखते हैं तो पाकिस्तान यहाँ जगह बनाई, इसलिए आप देखते हैं बहुत जो जियोपॉलिटिक्स की घटना है। और उसके बाद में देखते हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक जगह और चाहिए, और वो अरब कंट्री के आसपास में एक जगह चाहिए जहां आप देखते हैं जो रिसोर्स है उसको कलेक्ट करना है, और रिसोर्स के लिए यहाँ पर जो कैपिटलिज्म का धारणा है
हम कैपिटलिज्म का मतलब भी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। जो ये क्या करती है कि जो पैसा है उसको रोटेशन करने का काम करती है, इंटरेस्ट पे देखते हैं ना ब्याज उनके ऊपर। तो इसका बेसिक्स देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में, और वहां पर बाद में फिर इजराइल। ठीक है, तो जैसे इजराइल को मान्यता मिली वैसे ही जैसे पाकिस्तान को धर्म के आधार पर मान्यता मिली, वैसे ही फिर इजराइल को भी क्या हुआ, मान्यता मिली। देखते हैं आपस में आसपास में 1947, 1948 और 1949 तीन कंट्री आपस में डेवलप बन रहे हैं, और यहीं पर ही दिक्कत हो रही है। तो ये सारी घटनाएं जो जियोपॉलिटिक्स वाली है इसको इफेक्ट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर तेल के ऊंचे दाम, क्योंकि आप देखते हैं ईरान की जो क्रांति है आप उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले मॉडर्नाइजेशन का जो आधार था ईरान के अंदर उसकी सत्ता को चेंज किया जाता है। वहां पर क्या होता है, जो क्रिटिकली और जो आप देखते हैं जो रेडिकल जो माइंडसेट है, वहां पर जो धर्म का आधार है, लॉ और ये सारी चीजें ये वाले लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। नहीं तो जो ईरान है आज का, तो वो पहले वाली स्थिति में नहीं था, बहुत मॉडर्न जमाने में था, वहां बहुत बेहतर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन थी। ठीक है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में उनको पढ़ेंगे। लेकिन उस घटना की वजह से यहाँ दो घटना होती है, एक तो ये, दूसरा जब तेल के अगर मान लो कि तेल पे रिस्ट्रिक्शंस लगता है, दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट होता है, और उसकी वजह से जो आप देखते हैं जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने की वजह से यहाँ सामानों का दाम है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए आप देखते हैं तो बिहार वगैरह इधर देखते हैं तो आप इसके बाद में, इस घटना के बाद में तो जेपी आंदोलन वगैरह होता है, और छात्र नेता यहाँ पर क्या करते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो कई सारी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर रोटेशन में घूमती है। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं तेल के ऊंचे दाम इसी वजह से आप देखते हैं। ठीक है, और चौथे आम चुनाव से 7 महीने पहले जो जून 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपए के अवमूल्यन का ऐलान कर दिया। रुपए का अवमूल्यन होता है, तो वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि अवमूल्यन का मतलब होता है कि रुपए जो है उसकी दर को कम कर देना। समझ रहे हैं, रुपए की दर, एक तो होता है कि सरकार खुद रुपए का अवमूल्यन करती है, दर घटाती है। एक होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, इंटरनेशनल या ग्लोबल जो व्यवस्था है उसके तहत क्या होती है कि वो जो रुपए की व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक गिरती है। ठीक है, दोनों के फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे आपको, लेकिन वो बताएंगे आपको कभी, जो आप देखते हैं इवेल्युएशन, डिवेल्युएशन, ये सारी व्यवस्था इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। जो इंडियन इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था होगी वहां पर पढ़ाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि रुपए की जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, ऐलान कर दिया था। स्पष्ट है कि 14 आम चुनाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर मोर्चे पर उथल पुथल की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था। इस बात का ध्यान रखना भाई, मैंने आपको इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल से बता दिया कि आखिर जो वेस्टर्न कंट्री है वो भारत की तरफ क्यों नहीं आ रहे, पहली चीज तो। दूसरा, ईरान की क्रांति का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है अरब कंट्री में, अरब कंट्री का इफेक्ट यहाँ पर तेल संसाधनों की, और बाद में भारत के अंदर जो आंतरिक जो विद्रोह होता है, ठीक है, उन सब घटनाओं के, और कई सारे ऐसे आधार तय हो गए जिसके बाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आई स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, 1963 में परिसीमन डिलिमिटेशन की बात है के बाद में 1967 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 520 हो गई। बात ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और कुल 25 करोड़ वोटरों में से 61.3% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ठीक है, कांग्रेस 41% वोट शेयर के साथ 283 सीटों पर जीत दर्ज की। और खास बात क्या थी कि सीपीआई को इसने क्या किया, पछाड़कर सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखना भाई इस बात का, कि स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। अब सीपीआई की जगह स्थान किसने ले लिया, ये देखो, सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी ने इसका स्थान ले लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन से चौथे आम चुनाव में, और उसकी 8.67% जो वोट प्रतिशत है उसके साथ 44 सीटों पर जीत हासिल की। और तीसरे नंबर पर भारतीय जनसंघ, तो पहले पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर आप देखते हैं स्वतंत्र पार्टी, और उसके बाद में भारतीय जनसंघ, मौजूदा बीजेपी का जो पूर्ववर्ती रूप है वो। ठीक है, जिसके खाते में 35 सीटें आई और सीपीआई को 23 सीटें आई। तो पहला कौन सा था, आप देखते हैं, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा स्वतंत्र पार्टी, तीसरा आप देखते हैं देखो भारतीय जनसंघ, और चौथे नंबर पे जो सीपीआई। ठीक है, ये चार का क्रम पूछ सकता है वो। ठीक है, 25 सीटों पर परचम लहराकर शानदार इसने क्या किया। फिर बाद में क्या हुआ, और डीएमके ने 25 सीटें पर परचम लहराकर शानदार ये किया। ठीक है, इसका मतलब इसे डीएमके चौथे नंबर पे आगे, और 5वें नंबर पे 19 सीटें इसने जीती। ठीक है, राज्यों पर कांग्रेस की पकड़ यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो हुआ।
पहली बार कांग्रेस को 6 राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य इसमें क्या थे, शामिल थे। फिर आप देखते हैं पश्चिमी आम चुनाव में, जो पिछले आम चुनाव थे, जिसके अंदर जो तमिलनाडु है, तत्कालीन मद्रास जो प्रांत है उसकी बात है, ठीक है। इसमें 7 सीटें जीतने वाली डीएमके ने 25 सीटें जो है उस पर जीत हासिल की। और उसके बाद में देखते हैं कि लोकसभा के साथ हुए तमिलनाडु विधानसभा जो चुनाव थे, इसमें डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। और आप देखते हैं कि कांग्रेस के लिए यह कितना तगड़ा झटका था कि इसी से पता चलता है कि उसके बाद से जो पार्टी थी और उनके सूबे थे, जो प्रांत थे, उनमें सत्ता में जो आज तक वापस नहीं आ पाई, मतलब वो सीटें आज भी उनके लिए एक डिफेक्टिव वाले काम कर रही है। इसी तरह कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ा झटका लगा, देख लीजिए, जहां लेफ्ट फ्रंट ने उसे क्या किया, सत्ता से बेदखल कर दिया और सूबे में पहली बार ये कांग्रेसी सरकार बनी, ठीक है। तमिलनाडु की तरह ही पश्चिम बंगाल की सत्ता में भी कांग्रेस आज तक वापस नहीं आ पाई। आप देखते हैं कुछ और फैक्ट रह गए, देख लेते हैं इनको, कि भारत में 17 से 21 फरवरी 1967 डेट बात ध्यान रखना भाई, चौथा जो लोकसभा इलेक्शन है उसका के आम चुनाव है, और जिसमें आप देखते हैं कि चौथी लोकसभा के अंदर 523 सदस्यों में से, ठीक है, 520 सदस्यों का टोटल सदस्य कितने थे, 523 में से 520 सदस्यों का चुनाव हुआ, जो लोकसभा के पिछले सत्र से 15% अधिक थे, 15 अधिक थे, ध्यान रखना, परसेंट की बात नहीं, 15 अधिक थे। राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी साथ ही ऐसा करने वाला यह आखिरी चुनाव था, इस बात आखिरी आम चुनाव था, इस बात का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, किस आधार पर, कि 1967 तक सबसे पुरानी पार्टी विधानसभा चुनाव में कभी 60% से कम सीटें नहीं जीती, ये कह रहा है। और यहां भी कांग्रेस को क्या करता है कि झटका लगता है, क्योंकि बिहार, केरल, ध्यान रखना भाई, बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु उसी के अंदर है भाई, ठीक है, में गैर सरकारी क्या हुई, बनी। और इंदिरा गांधी को जो रायबरेली से निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए, ध्यान रखना, चुनी गई थी, उसने 13 मार्च को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई। और इसी समय असंतुष्ट आवाजों ने शांत रखने के लिए क्या किया, जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने इस समय मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, इस बात का ध्यान रखना, चौथी लोकसभा के अंदर। और वित्त मंत्री घोषित नियुक्त किया, ठीक है। जबकि मोरारजी देसाई ने जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद में, ठीक है, क्या हुआ कि बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, जो मतलब मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस चीज के विरोध में थे वो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि के कामरान के, आप देखते हैं दक्षिण भारत का जो एक बहुत बड़ा लीडर है, तो आप क्या कहते हैं कि वो नेता बनाते हैं वो, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, क्या कहता है कि इस लोकसभा में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने मोरारजी देसाई को मुखर बनने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी आला कमान के खिलाफ खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने 12 नवंबर 1969 को क्या हुआ, अनुशासनहीनता के लिए उनको निष्कासित कर दिया, किसको, मोरारजी देसाई को। इस घटना ने कांग्रेस के 2 भागों में बंट गया, कांग्रेस ओ, और जिसका नेतृत्व किसने किया, ध्यान रखना भाई, कांग्रेस ओ, ठीक है, जो मोरारजी देसाई ने किया, और कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नेतृत्व है इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है। शायद 13वीं या 14वीं फिर जो लोकसभा थी उसके अंदर इन्होंने क्या किया, अपना टेक हटा लिया, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसके आगे। इंदिरा गांधी दिसंबर 1970 तक सीपीआई एम से समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार से इन्होंने क्या किया, चलाया 1970 में। और इंदिरा गांधी क्या करती है, दिसंबर 1970 तक क्या करती है कि जो सीपीआई-एम है इसके समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार को चलाती है, और आगे अल्पमत की सरकार नहीं चलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, चुनाव की अवधि से 1 वर्ष पहले ही मध्यावधि जो लोकसभा चुनाव है उसकी घोषणा कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीख 17 फरवरी 1967 से 21 फरवरी 1967 के बीच में संपन्न हुए, ठीक है। 520 सीटें कुल, 261 बहुमत के लिए चाहिए था, 25 करोड़ मतदाता हुए, 61% कुल मतदान हुआ, ठीक है। 67 कुल महिला प्रत्याशी, इनमें से 29 विजय रही। ध्यान रखना भाई, अगर पूछ ले कि चौथी आम जो चुनाव था इलेक्शन, उसके अंदर कितनी महिलाएं थी, तो 67 कुल महिलाएं थी
और उनमें से 29 क्या हुई, जीत कर आई। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए कुछ और बच गया है। इंदिरा धुरंधर पार्टी प्रचार कर रही थी और भुवनेश्वर की एक रैली में भीड़ की तरफ से मारे गए पत्थर से इंदिरा गांधी की नाक की हड्डी टूट गई। ठीक है, शायद फ्रैक्चर हुआ है। पहली बार कई दिग्गज लोकसभा पहुंचे वहां पर। ठीक है, 1967 में चुनाव जीतकर कई दिग्गज नेता पहली बार लोकसभा में पहुंचे। कौन कौन थे इनमें देख लेते हैं। इंदिरा गांधी, जॉर्ज फर्नांडिस, ध्यान रखना भाई। ठीक है, रवि राय, इसके अलावा जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, इसके अलावा युवा तो रामधन आदि श्रेणी में शामिल थे। और इंदिरा गांधी रायबरेली से सीट जीती है जहां से पहले उनके पति फिरोज गांधी चुनाव जीते थे। ठीक है, यह खड़े होते थे। जो प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया 1963 में क्या होता है, जो फर्रुखाबाद से उपचुनाव जीते हैं। ठीक है, लेकिन 1967 में पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे जनसंघ के बलराज मधोक दक्षिण दिल्ली से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब था देख लेते हैं एक बार। 1952, दूसरी का 1957, तीसरी का 1962 और चौथी 1967। तो हमारा जो है टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। और इस हिसाब से जो ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि भाई हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो, ठीक है, मैंने कुछ चीजें अंदर बताई क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि भारत के अंदर क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि आउटर जो चीजें उनका भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ज्यादा चीजें नहीं बताई, क्योंकि जो भारत की आजादी, जब जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे भारत की आजादी के बाद में, तो हम उसमें देखेंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसे सीईटी का एग्जाम होगा, या फिर आप देख लेते हैं कि भाई जो आप सेंट्रल में यूपीएससी का है, इसके अलावा राजस्थान में आरपीएससी, इन सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है और आपको डिटेल से मिलेगी चीजें। इसके अलावा एनसीईआरटी चीजें मिल जाएगी और आप फीचर्स देखेंगे तो आप इसमें आराम से अपने आप को पाएंगे कि भाई वास्तव में यहाँ पर एक जगह सारी चीजें अवेलेबल हैं। फिर भी आपको कोई किंतु परंतु हो तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो सीरीज है आप देख सकते हैं कि इसको कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद में 5th जो है वो लोकसभा इलेक्शन आएगा, फिर 6th करेंगे और उसके बाद में जो राष्ट्रपति का है उसको एक डिटेल से वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।